गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर समेत 9 लोगों पर केस दर्ज हो गया है। बुजुर्ग को पीटने वाले सभी लोग अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। कल से ही इस मामले पर सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी ने तीखे सवाल उठाए थे तो सीएम योगी ने पलटवार किया था, लेकिन इस सब के बीच आईटी एक्ट के तहत मिली छूट को खत्म किया गया है। ट्विटर का मध्यस्थ का दर्जा खत्म किया गया है। नए नियमों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई है। सरकार की चिट्ठी के बाद भी नियमों का पालन नहीं हुआ और ये खबर सूत्रों से आ रही है। ट्विटर को आईटी एक्ट के तहत मिली छूट भी खत्म कर दी गई है। तो ट्विटर पर ये संगीन धाराएं लगी हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने का ये मामला, आपराधिक इरादे से ये कृत्य किया गया। ये वीडियो वायरल हुआ और इसे लेकर जो जरूरी कदम ट्विटर को उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। ये तमाम आरोप हैं। षड्यंत्र रचने का भी गंभीर आरोप ट्विटर पर लगा है। धार्मिक सौहार्द को खतरे में डालकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास था। समुदायों के बीच घृणा फैलाना मकसद था। तो ये बेहद गंभीर आरोप है जिसका सामना अब सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को करना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब सरकार के साथ टकराव की स्थिति में ट्विटर दिखाई दिया है, लेकिन इस वीडियो के बाद जो परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो छूट मिल रही थी, संरक्षण मिल रहा था, उसे खत्म किया गया। लेकिन इसके साथ साथ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप ट्विटर के ऊपर, कानूनी संरक्षण खत्म कर दिया गया है। आईटी एक्ट के तहत मिली छूट को भी खत्म किया गया है। ये पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई की गई थी और ये वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ। लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन धीरे धीरे धार्मिक रंग देने की भी कोशिश हुई और कई नामचीन लोगों ने इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दी, शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बावजूद ये वीडियो ट्विटर से हटाया नहीं गया। और असल में जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, इस मामले में किसी भी तरह का ये मामला किसी भी तरह से सांप्रदायिक नहीं था। ताबीज बनवाने वाले एक शख्स ने पिटाई की थी, लेकिन जिस एंगल से इसे प्रचारित किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, उसे लेकर प्रशासन ने कड़ी आपत्ति दिखाई और उसके बाद ट्विटर के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। इसके साथ साथ 9 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। सर ये बताएं, ये जो पूरा मामला है एक बुजुर्ग को पीटने का, उसमें ये आरोप उन्होंने लगाया था कि जय श्री राम के नारे बुलवाए गए और दाढ़ी काटी गई, जबकि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये ताबीज को लेकर के आपसी रंजिश थी। जी हाँ, ये मामला 5 जून का है। 5 जून को ये जो बुजुर्ग हैं अब्दुल समद, ये मूलतः अनूप शहर बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये ताबीज़ वगैरह अपना बनाने का काम करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये आते जाते रहते थे। तो उसी सिलसिले में ये यहाँ पर आए थे। इनको जो प्रवेश गुजर और इन लोग ने इनको यहाँ पर बुलाया था, तो उसके बाद इनके आने के पश्चात यहाँ पर इनको प्रवेश गुजर ने पकड़ लिया। फिर और भी लड़के इसने बुला लिए, आदिल, कल्लू आदि। तो उनको बुला के फिर इनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई, जो कि पूर्ण रूप से गलत थी। उसका वीडियो संज्ञान में तुरंत आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई इसमें की और इसमें हमने मुकदमे में जो धाराएं थी उसको बढ़ाया गया और इसमें 3 अभियुक्त जेल जा चुके हैं, जो कि मुख्य आरोपी हैं। अन्य अभियुक्तगण जो भी हैं 5-6 लोग, सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं। बहुत ही जल्दी उनको भी जेल भेजा जाएगा। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि एफआईआर इतनी देर बाद क्यों लॉन्च हुई, और दूसरा ये कि धाराएं बाद में क्यों बढ़ाई गई। क्या जो विक्टिम था उसने इस बारे में कुछ बताया नहीं था कि अगर ऐसा क्यों हुआ कि वीडियो आने के बाद फिर धाराएं बढ़ाई गई? देखिए, जो घटना इसमें बताई गई है वो 5 तारीख की है और उसकी पुष्टि भी हो रही है कि वो 5 तारीख की दोपहर की घटना है। लेकिन जो इसमें वादी हैं जो अब्दुल समद हैं, ये इन्होंने 7 तारीख को ये थाने पर आए और इनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी कि कुछ लड़के इनको ऑटो में बिठा के ले गए, वहाँ पर इनके साथ मारपीट की और अज्ञात में तहरीर दी गई थी। तो उसके आधार पर, इनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उस दिन इन्होंने कोई भी इस तरह की बात नहीं कही थी कि कोई धार्मिक शब्द बोलने के लिए, इनसे नारे लगाने के लिए कहा गया है या कुछ इस तरह की बात। इन्होंने एक नॉर्मल मारपीट अपना बताया, तो उसी में हमने मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई इसमें कर रहे थे। तो और भी कोई चीज़ समय के साथ जैसे और चीज़ पता चली जब वीडियो आया, क्योंकि तब तक वो वीडियो नहीं आया था। वीडियो आने के बाद क्लियरली उसमें दिखाई दिया कि इनके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी इन लड़कों ने की है, बहुत ही ज़्यादा अभद्रता की है। तो उसी के आधार पर, क्योंकि नो डाउट इस तरह के कृत्य से आप किसी के साथ इस तरह की छेड़खानी कर रहे हो तो उस कृत्य से धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है। तो इस कारण से हमने इसमें धाराएं इसमें बढ़ाई हैं
और इसमें और भी हम एंगल देख रहे हैं और भी इसमें हम धाराओं की वृद्धि करेंगे। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, सियासत के केंद्र में ये मामला कैसे आ गया है, आपको हम ये भी दिखाते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत जमकर हुई। राहुल गांधी ने बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधा था, जिसका मुख्यमंत्री योगी ने जवाब दिया। राहुल ने लिखा था कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्रीराम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। इस पर योगी ने पलटवार करते हुए कहा था, प्रभु श्रीराम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में नहीं किया। बराबर 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। कभी इखलाक को मारा जाता है, कभी पीलू खान को मारा जाता है, कभी जुनैद को मारा जाता है, कभी अकबर को राजस्थान में जला दिया जाता है। ये कंटिन्यूस वाकयात चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये जो करने वाले हैं पूरे शैतान हैं। इनको इंसान नहीं कह सकते, हैवान बन चुके। उनको मालूम कि जब ये करेंगे तो महापंचायत होगी, उनको बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा। लोकतंत्र खत्म हो गया है, असहिष्णुता हो गई है, इंटॉलरेंस हो गया है, और इसमें भी एक इसी के पीछे यही पृष्ठभूमि है, यही मानसिकता है और यही शैतानी सोच है। इसलिए इस तरह के जो साजिशी सुपारी सिंडिकेट्स हैं, जो भारत को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिशों के साथ काम कर रहे हैं, उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि इस देश के सौहार्द के, सद्भाव के ताने बाने को ध्वस्त करने का कोई भी षड्यंत्र, कोई भी साजिश, कोई भी गुनाह न जनता स्वीकार करेगी और न व्यवस्था स्वीकार करेगी। गाजियाबाद में जो वाकया हुआ, जिसमें एक 70 साल के अब्दुल समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। जो लोग की इस तरह के अपराधी हैं, उनके खिलाफ, उन पर कानून का फंदा पहुंच चुका है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। न केवल अपराधियों के खिलाफ बल्कि उनके आकाओं को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट को एक बात समझ लेना चाहिए कि देश के सद्भाव के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र साजिश, भारत में दुनिया को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिश कभी भी उनकी सफल नहीं होगी। और ऐसा तो है नहीं ये साजिशी सुपारी सिंडिकेट पहली बार ये ऐसी अपनी शैतानी हरकतें कर रहे हैं। बढ़ते आगे अब बात बंगाल की। बंगाल में सरकार और गवर्नर के बीच तल्खी बढ़ गई है। गवर्नर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तल्ख चिट्ठी लिखी और दिल्ली आ गए। ममता बनर्जी सबसे पहले चिट्ठी सार्वजनिक करने को लेकर गुस्से में हैं। 4 दिन के लिए दिल्ली रवानगी से कुछ ही घंटे पहले लिखी चिट्ठी में राज्यपाल ने कहा है कि चुनाव के बाद प्रतिशोधात्मक रक्तपात, मानवाधिकारों का हनन, महिलाओं की गरिमा पर हमला, संपत्ति का नुकसान, राजनीतिक विरोधियों की पीड़ाओं पर आपकी लगातार चुप्पी और निष्क्रियता को लेकर मैं विवश हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम की चुप्पी लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए पुनर्वास और मुआवजे की खातिर किसी भी कदम का अभाव से ये निष्कर्ष निकलता है कि ये सब राज्य द्वारा संचालित है। इस पत्र को सार्वजनिक किए जाने पर बंगाल सरकार ने हैरानी जताई है। यह भी कहा कि पत्र में लिखी बातें सच और तथ्यों पर आधारित नहीं है। मैंने आज व्यथित मन से मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पोस्ट पोल रेट्रिब्यूटिव वायलेंस पर लिखा है। 6 सप्ताह से अधिक समय हो गया, 4 कैबिनेट की मीटिंग हो गई, एक शब्द नहीं कहा गया है पोस्ट पोल रेट्रिब्यूटिव वायलेंस के ऊपर। आजादी के बाद देश ये सबसे भयावह स्थिति देख रहा है। मैंने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह किया है कि वो मुझे स्थिति से अवगत कराएं और अपने मंत्रिमंडल में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फाइंडिंग अलार्मिंग सिचुएशन दैट बंगाल इज वर्चुअली ऑन फायर तुरंत कदम उठाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून के राज से दूर चले जाएं, संविधान को तिलांजलि दे दें। यह संभव नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि होम डिपार्टमेंट ने मेरी चिट्ठी के ऊपर प्रतिक्रिया दी है।
पहले भी होम डिपार्टमेंट 2 बार ऐसा कर चुका है और वर्तमान चीफ सेक्रेटरी जो पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे, मेरे से आकर तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी अलपन बंडोपाध्याय के सामने सफाई दी थी। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की ये स्थिति आप देख रहे हैं, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार खुद हिंसा में और प्रोत्साहन दे रही है और इसीलिए हम मजबूरन कोर्ट तक गए थे। 2 मर्डर जो हुआ था अपने कार्यकर्ताओं, उसको लेकर हम पहली बार कोर्ट गए थे। चुनाव रिजल्ट घोषणा होने के बाद लगभग अभी तक 41 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, तो कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और सुनवाई भी हुई है। हमें लगता है कि कोर्ट बहुत सीरियस है इस मामले में और सुनवाई होगी, जरूर उसका न्याय भी हम लोगों को मिलेगा। और यहाँ हाईकोर्ट में भी हम लोग जो गए थे कि हजारों लोग घर से बाहर हैं, उनको घर पहुंचाया जाए, तो यहाँ की भी महामान्य हाईकोर्ट ने भी सरकार को बताया कि उनको घर पहुंचाए, उसका कार्रवाई भी शुरू हुई है। लेकिन घर पहुंचना और रहने का वातावरण अभी भी नहीं है वहाँ, प्रशासनिक व्यवस्था, इसलिए लोग डर रहे हैं और जाने के लिए तैयार नहीं है। पीओके में एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हुई है। इमरान सरकार वहां नौकरी पक्की करने वाला कानून लेकर आए हैं। इसके लिए असली मकसद पीओके के युवाओं को पीछे धकेलना है। बेरोजगारी से तंग पीओके के युवा इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके में इमरान सरकार की साजिशें बेपर्दा। पीओके के युवाओं का हक मारने की साजिश। इमरान की बदनीयती के खिलाफ भड़का गुस्सा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कश्मीर के जिस इलाके पर पाकिस्तान ने दशकों से कब्जा जमा रखा है, वहां की सड़कों पर युवाओं का ये सैलाब बता रहा है कि इमरान सरकार उनके खिलाफ किस स्तर पर साजिशें कर रही है। ये युवा बेरोजगार हैं और नौकरियों से लेकर काम धंधे में पीछे धकेले जा रहे हैं। इनकी जगह पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के युवाओं को पीओके में लाकर नौकरी दी जा रही है। इंसाफ के लिए अब ये युवा सड़कों पर है। हुकूमत ने नौजवानों को एनटीआर के नाम पर नारे लगाते रहे, उनको धोखे और फरेब में रखा और आखिर पे हुआ क्या? हुआ यूं कि आपकी असेंबली में बैठे हुए ये असेंबली मेंबरान, आपकी हुकूमत में बैठे हुए ये वजीर, ये मशीर, इन्होंने अपने भांजों भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चमचों को भर्ती करते हुए आखिरी दिनों में एक ऐसा काला कानून लाया कि रियासत भर के पढ़े लिखे और काबुल नौजवानों के हकूक पर डाका डाला। प्रदर्शन करने वालों में काफी तादाद में लड़कियां भी हैं। ये सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं जो पाकिस्तान की हर सरकार की नाइंसाफी को झेलकर आजीज आ गए हैं। इनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर नौकरी की मांग से लेकर नाइंसाफी को लेकर आवाज बुलंद की गई है। ताजा विवाद नौकरी कानून को लेकर है जिसको इमरान सरकार लेकर आई है। आरोप है कि इसके जरिए नौकरियों में पाकिस्तानी युवाओं को तरजीह दी जा रही है। कश्मीरी युवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। नौकरी देने में करप्शन और भाई भतीजावाद चल रहा है। कानून के जरिए उन्हीं की नौकरी पक्की की जा रही है जो सरकार के समर्थक हैं। योग्यता के टेस्ट लेने वाले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी भेदभाव कर रही है। ये पीओके के युवाओं के आवेदनों पर विचार ही नहीं करती। इससे पीओके के युवाओं में जबरदस्त बेरोजगारी है। ये पूरी एक तरह से कश्मीरियों को दबाने की साजिश का ही हिस्सा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीओके का हमदर्द होने का दम भरता है, लेकिन नारे लगाते युवाओं का ये भीड़ और गुस्सा बता रहा है कि सच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। यूपी चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सवाल उठने लगा है कि यूपी में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। राज्य के अंदर एक योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री है।
कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। चेहरा, चुनावी राजनीति में चेहरे का बड़ा रोल होता है। कई बार लड़ता कोई और है, चेहरा कोई और होता है। कोई चेहरा जो कई बार पलक झपकते युद्ध के नियम बदल देता है, युद्ध की चाल बदल देता है, जवाब बदल देता है, सवाल बदल देता है। चेहरा सियासत की वो धुरी जिसके इर्द गिर्द रचे जाते हैं जीत हार के सारे समीकरण। चेहरा जो कभी सत्ता का केंद्र हो जाता है और वही साम दाम दंड भेद वाली राजनीति को साध कर चलता है। चेहरा राजनीति की वो तस्वीर जो रचता है पार्टी का इतिहास, सजाता है वर्तमान और तय करता है भविष्य। और अब इसी चेहरे को लेकर यूपी के सियासी रण में सारे चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। और इस सियासी सिक्के के एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, दूसरी ओर है नरेंद्र मोदी। इनमें से किसके चेहरे पर बीजेपी यूपी का चुनाव लड़ेगी, फिलहाल ये कोई कहने को तैयार नहीं। अलबत्ता केशव प्रसाद मौर्य सीधे सीधे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन निगाहें बोलती हैं बेतहाशा। बिन बोले सब बोल गए वो, बंद पड़े पटखोल गए वो। भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है, और जो मेरा जिस सवाल का जवाब मेरे, वो अभी मुख्यमंत्री हैं, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का। मैंने कहा कि जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता है। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि सीएम योगी का नाम लेने से दूरी है, खुलकर डिप्टी सीएम कह ही नहीं पा रहे हैं, मगर दबे जुबान में कहते हैं कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। 13 जून को भी योगी के नाम पर ऐसा ही बोलकर निकल गए थे। देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। अच्छा, और सुनिए, बीते दिनों आरएसएस और बीजेपी के मंथन के बाद जो बात सामने आई थी, उसमें सबसे अहम था योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने भी स्वीकार किया कि यूपी में योगी हैं तो जीत मुमकिन है। राज्य के अंदर एक योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाले आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी गांव-गांव गरीबों तक विकास कर रहे हैं। तो विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और ये लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य के मन में चल क्या रहा है। क्या यूपी बीजेपी में सबसे बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में वो अपना कद और बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि गैर यादव ओबीसी को बीजेपी के पाले में लाने का काम केशव प्रसाद मौर्य ने तब किया जब उन्हें यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। 2014 का चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, तीनों चुनावों में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी आला कमान के भरोसे पर खरे उतरे। चुनावी चेहरे को लेकर बीजेपी के अंदर से उठ रही आवाजों पर विपक्ष की भी नजर है और विरोधी इसे लेकर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। तो ये जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, ये सही है कि पंचायत के चुनाव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का मन पता लग गया है। इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली से लखनऊ तक मीटिंग होती रही। मुख्यमंत्री जी खुद अपनी परेशानी में है, सरकार परेशानी में है। रामविलास पासवान के निधन के महज 8 महीने बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजे की जंग छिड़ गई है। चाचा ने भतीजे चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटा दिया, तो भतीजे ने चाचा समेत सभी 5 बागी सांसदों को पार्टी से बाहर कर दिया है। आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं चिराग, जहां चाचा की बगावत की पूरी कहानी वो सामने रख सकते हैं। तो वहीं दोपहर बाद पशुपति पारस पटना पहुंचेंगे। पार्टी पर कब्जे की जंग के तहत पारस गुट ने सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर नए अध्यक्ष का चुनाव करने की जिम्मेदारी सौंपी है और इसके लिए कल नामांकन होगा। वहीं चिराग समर्थकों का हंगामा होना तय है, जैसा कि कल पटना में भी देखा गया। एलजेपी में छिड़ी लड़ाई पर पहली बार पशुपति पारस ने आज तक से खास बातचीत की है। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में
पारस ने पार्टी और परिवार दोनों पर कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपी संसदीय दल के नेता पशुपति पारस। सर, कल आपको आपके संसदीय दल ने नेता चुन लिया, लोकसभा ने भी मान लिया, लेकिन खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने 5 सांसदों को जो है बर्खास्त कर दिया जिन्होंने आपका समर्थन किया था। 4 देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश संविधान के तहत चलता है। देश में एक अपना संविधान है और एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री कमेटी का एक सिस्टम है, उसके आधार पर पूरा देश चलता है। पार्लियामेंट से लेके असेंबली का मेंबर हो, पार्लियामेंट का हो या सरकार हो, जो भी सरकार हो, एक सिस्टम है बना हुआ। तो जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसदों का, जो पहले श्री चिराग पासवान जी संसदीय दल के नेता थे, उनको मुक्त करके और मेरे नाम की अनुशंसा हुई और नोटिफिकेशन विधिवत परसों रात में ही हो गया। तो अब तो ये जो हास्यास्पद है, किस हैसियत से चिराग पासवान जी 5 सांसद को निकाल देंगे या सस्पेंड करेंगे, वो संसदीय दल के नेता रहे ही नहीं, इसलिए वो हंसी मजाक वाली बात है, ये लड़कपन वाली बात है कि आपने 5 सांसद को पार्टी से निकाल दिया। आज उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी जिसमें ये फैसला लिया। नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो हम लोगों ने बुलाई, कार्य समिति की बैठक बुला करके 12 बजे दिन में, और ये फैसला लिया गया कि चूंकि हमारे पार्टी के संविधान में एक व्यक्ति एक पद है, जो हमारा पार्टी का संविधान है, संविधान की कॉपी मेरे पास में है, उसमें है एक व्यक्ति एक पद, जो कि चिराग पासवान जी के पास में 3 पद है। सबसे पहले तो बहुत पहले से लगभग मुझको लगता है कि 2013 ईस्वी में ही उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बने। फिर दोबारा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में उनका कोई चुनाव नहीं हुआ, नेशनल सिक्योरिटी की कोई बैठक नहीं हुई, मौखिक रूप से उसमें पार्टी में एक मत था और स्वर्गीय पासवान जी जीवित थे, उनकी बात तो कोई काटता नहीं था, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और फिर सदन के नेता भी हुए। तो एक व्यक्ति 3 पद है, जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। इसीलिए आज जो कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ कि एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। तो श्री चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो असंवैधानिक है दल के संविधान के हिसाब से। सर, आपने भी कार्य समिति की बैठक की है, आपने जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो सूरज भान जी को नियुक्त किया है और उनको ही चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है अगले अध्यक्ष के लिए। कब आपके नए अध्यक्ष का चुनाव है और कब कार्यकारिणी की बैठक होगी? उसमें जो कार्य समिति की बैठक आज हुई उसमें सर्वसम्मति से श्री सूरज भान सिंह जी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनको ये निर्देश दिया गया कि आप 5 दिन के अंदर में 5 दिनों के अंदर में नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुला करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा दें। 5 दिन के अंदर में, आज से 5 दिन जोड़ लीजिए, उसके अंदर में चुनाव हो जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव विधिवत नेशनल सिक्योरिटी के सदस्यों के द्वारा नियुक्त कर लिया जाएगा। सर, ये कहा जा रहा है कि आपको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी का चुना जाएगा, इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं। नहीं, ये तो कार्य समिति जो नेशनल सिक्योरिटी के जो मेंबर्स हैं, मेम्बरान लोग हैं, देखिए देश में प्रजातंत्र है और हमारी पार्टी में भी प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र होना भी चाहिए, जो सबों की राय होगी, जो बहुमत की राय होगी। यदि नेशनल सिक्योरिटी के लोग मुझको चुनेंगे, स्वागत है, दूसरे को चुनेंगे, उसमें भी स्वागत है। तो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में निश्चित रूप से बहुमत का आदर करना चाहिए। जो बहुमत से जिनको चुना जाएगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होंगे। सर, चिराग पासवान ने आज एक चिट्ठी जो है वो रिलीज कर दी। उन्होंने कहा कि पिताजी ने पार्टी बनाई थी
और पिताजी जो हैं वो परिवार को साथ लेके चलते थे। मैं परिवार को साथ लेके चलने में असफल रहा, कई बार कोशिश की। आपको उन्होंने होली के पर चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि आप पार्टी के खिलाफ कई कार्रवाई गतिविधियों में शामिल रहे हैं, इस तरीके की चीजें। उन्होंने कहा मैं आपको बहुत बार मनाने आया। क्या आपको लगता है कि अब मनोबल नहीं हो पाए? जहाँ तक मुझको स्मरण है कि मेरे पास में श्री चिराग पासवान जी के द्वारा कोई पत्र नहीं लिखा गया, ठीक है। यदि पत्र लिखा गया होगा तो मैं नहीं जानता हूँ, ना मुझको कोई पत्र मिला। जहाँ तक पार्टी में संगठन का सवाल है और बड़े भैया का सवाल है, तो ये पूरा देश जानता है कि हम 3 भाई थे। तीनों भाई में राम लक्ष्मण भरत की बात थी। पूरा देश जानता है कि हमारे तीनों भाई में अटूट प्रेम था। और जब तक हमारे मैं भी जानता, हाँ, और जब तक बड़े भैया जीवित रहे तो हमारे तीनों भाई में कभी कोई मतभेद न मनभेद हुआ न मतभेद हुआ। जो रामविलास पासवान जी ने कह दिया वो हो गया। हाँ, जो वो कह दिए वो लकीर हो गया। और मैं उनको, वो हमारे परिवार में उनको हम लोग भगवान मानते थे। वो हम लोग के आदर्श थे। उनका सदैव ये रहता था कि समाज में जो दलित है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, अति पिछड़ा है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं, उनको निश्चित रूप से संरक्षण मिलना चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसी के तहत उनका राजनीतिक जीवन 69 से शुरू हुआ। 52 वर्ष पूर्व वो बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए और उस समय से लगातार वो संघर्ष किए। लेकिन चिराग पासवान ने तो, आप मेरी बात सुन लीजिए, वो लगातार संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद वो इसी के तहत दलित सेना का उन्होंने गठन किया। और दलित सेना के गठन के बाद 28 नवंबर 2000 ईस्वी को लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ। और उस समय से आज 21 वर्ष हुआ, हम लोगों ने बहुत ही सुचारू रूप से अच्छे ढंग से संगठन का काम करके पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया। अब यदि चिराग पासवान जी बात कहते हैं तो चिराग पासवान जी हमको ये जवाब दे दें कि उन्होंने मुझको प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया। तो ये कह रहे हैं कि आप, मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से क्यों हटाया, जबकि मैं सबसे, इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो 6 सीट मुझको मिला। और पूरे देश में आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी को जितना परसेंटेज वोट मिला है 6 सीट में, उतना किसी भी दल को नहीं मिला। और मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ, मैं उसमें प्रदेश का अध्यक्ष था। फिर क्या कारण हुआ कि मुझको अध्यक्ष पद से हटाया गया, तो ये उसका जवाब वो दे कि क्या कारण है कि मुझको अध्यक्ष पद से हटाया गया। और ऐसा आप कभी सुने हैं कि एक व्यक्ति पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन हो, वही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वही व्यक्ति संसदीय दल का नेता हो और वही व्यक्ति प्रदेश का भी अध्यक्ष हो? ऐसा तो मैं समझता हूं कि विश्व के इतिहास में कहीं भी नहीं हुआ होगा। फिर भी मैं आज भी कहता हूं कि मैं स्वर्गीय पासवान जी की आत्मा के शांति के लिए, पार्टी टूट रही थी, पार्टी बर्बाद हो रहा था, इसलिए मुझको ये एहसास हुआ कि पासवान जी के नाम, पासवान जी की आत्मा को शांति मिले। मैंने पार्टी तोड़ा नहीं। सभी दल में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के तहत नेता का परिवर्तन होता है। हम लोगों ने नेता का परिवर्तन किया, पार्टी को जीवित रखा। और मैं आज भी आग्रह करता हूं, चिराग पासवान जी से बेटा है, मेरा भतीजा है, मैं आज भी आग्रह करता हूं कि आओ तुम पार्टी में रहो। पासवान जी का जो फरमान था, उनका जो उद्देश्य था, दलित, पीड़ित, शोषित सभी लोगों के सम्मान की बात करना, सभी लोगों को आगे बढ़ाना, उसमें हम भी साथ देंगे, आप भी साथ देंगे। सर, लेकिन चिराग पासवान ने ये भी कहा उस पत्र के अंदर कि जिस तरीके से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और जब उनको संसदीय दल का नेता बनाया गया, उससे आप नाराज हो गए थे। मैं खुद प्रस्तावक था।
मैं प्रस्ताव किया था कि उनको संसदीय दल का नेता बनाया जाए, मैं प्रस्ताव किया कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, फिर विरोध का कहाँ सवाल उठता है। कल चिराग पासवान घर पर आए थे आपसे मुलाकात करने, मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा दरवाजा नहीं खोला गया, हमको बेइज्जत किया गया। उनकी मदर जो है वो आपसे लगातार संपर्क कर रही हैं कि परिवार में टूट क्यों हो गई, आखिर टूट क्यों हुई है? परिवार में टूट क्यों हुई वो अब भाभी जी से पूछिए। बड़े साहब के गुजरने के बाद भाभी जी, मैं उनको माँ समान मानता था और आज भी मैं मानता हूँ, और मैं भविष्य में ही मानूंगा, क्योंकि बड़ी भाभी माँ के समान होता है। और उनसे पूछिए कि ये परिवार में टूटन महसूस क्यों हुआ। मैं आज से 6 महीना पहले उनको कहा था कि अमुक व्यक्ति का साथ छोड़िए, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आप लोगों को सबको पता है, सौरभ पांडे, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने 6 महीना पहले उनको कहा था कि यदि वो व्यक्ति पार्टी और परिवार में दखल देगा तो हम 12 जनपद नहीं हैं। 6 महीना पहले उनको कहा था। दुख होता है आपको कि पासवान जी की पार्टी, इतना बढ़िया परिवार, आप तीनों भाइयों की जो बॉन्डिंग थी वो इतनी अच्छी, वो आज इस पर आ गई है कि आपसी लड़ाई सड़क पर आ गई। बहुत दुख होता है। मैं परसों प्रेस मीडिया के साथियों को मैंने कहा कि मैं खुशी मन से ये काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत दुखी मन से मैं कर रहा हूँ। ये मजबूरी हमारी है कि मैं नेता का परिवर्तन करने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को मैं पत्र लिखा हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी जीवित रहे बिहार में। पार्टी अब सबसे बड़ी बात है, मतभेद का एक कारण है कि पार्टी के 99% लोग और 99% सांसद, सभी लोगों की इच्छा थी कि एनडीए गठबंधन में मिल के हम चुनाव लड़ें, और सभी लोगों को अलग अलग बुला करके थ्रेटनिंग दिया गया कि तुम यदि ये करोगे तुम्हारा टिकट काट देंगे, तुम्हारे बेटा को टिकट नहीं देंगे, ये थ्रेटनिंग दिया गया। नतीजा ये हुआ कि डर से कोई बोला नहीं, और सब लोगों की इच्छा। देखिए, डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में बहुमत का राज होता है। 95% लोग कह रहा है कि आप गठबंधन करिए, एनडीए गठबंधन करिए। आज यदि एनडीए गठबंधन से हम चुनाव लड़ते लोक जनशक्ति पार्टी का, तो मेरा जनाधार बहुत बढ़ता, कम से कम मेरा 25 MLA होता, 4-5 मंत्री होता, केंद्र में मंत्री होता, भाभी जी राज्यसभा में चली जाती। इतना बड़ा घाटा हुआ। उसी समय से पूरे लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में जो हमारा संगठन है, वर्कर्स में काफ़ी आक्रोश हुआ, और खासकर सांसदों के बीच काफ़ी आक्रोश हुआ। और आप देखिएगा उस आक्रोश के चलते एक सिंगल विधान परिषद के सदस्य थी नूतन सिंह जी, वो पार्टी छोड़ के चली गई। अब आप क्या रामविलास पासवान जी की जो वाइफ हैं, जो आपकी भाभी हैं, माँ हैं, उनसे मिलने जाएंगे जिनको आप मामा? क्यों नहीं जाएंगे, हम तो सब दिन बात करते हैं, कल भी बात किए हैं। हमारा उनसे कोई मतलब मान मनोबल की कोशिश की उन्होंने? नहीं, देखिए एक सैद्धांतिक बात है, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, न है और न भविष्य में रहेगा। मैं जब भी उनका बुलाहट हुआ, मैं सब बार गया, मैं जाता रहा। ये परिवार अलग चीज़ है और पार्टी अलग चीज़ है। परिवार और पार्टी का एक साथ समीकरण जरूर है, लेकिन पार्टी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलता है, परिवार प्यार मोहब्बत से चलता है। दोनों दो चीज़ है। आज कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है एलजेपी के, वो जाके पटना एलजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की है। ये तो खिसियानी बिल्ली खम्हान हो जाए वाली बात है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं इस बात की निंदा करता हूँ। एक सवाल ये है कि आरजेडी, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल और खासकर चिराग पासवान के जो सहयोगी हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो है जेडीयू और बीजेपी के कहने पर ये सब कर रहे हैं। अब ये प्रश्न कहाँ से आप कर रहे हैं? जदयू नहीं देखिए, जदयू और बीजेपी के कहने से मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो पहले कहा कि 99% लोग चाहते थे कि एनडीए का पार्ट लोक जनशक्ति पार्टी बने। जब आप नहीं बने तो स्वाभाविक है कि जब नहीं बने तो बिहार में एनडीए कमज़ोर हुआ और लोजपा का सफाया हो गया। ठीक है, हम जदयू की बात करते हैं, जदयू कमज़ोर हुआ जरूर, लेकिन उससे अधिक घाटा तो लोजपा को हुआ। ये हुआ कि नहीं हमको बताइए नहीं, लोजपा घाटा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत घाटा हुआ। और एक विधायक हमारा जीत के आया, क्योंकि वो दल का आदमी नहीं था, दल से अलग के लोग आए थे, वो भी दल छोड़ के चले गए। आप दूसरे दल से लोग आए थे,
वो जीते और चले गए। तो बहुत बड़ी क्षति हुई, पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई। चिराग तो इसलिए नाराज रहते हैं, आप नीतीश जी की तारीफ कर देते हैं। मैं वो कहते हैं कि वो नीतीश जी की तारीफ करते हैं और पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। मैं पार्टी के खिलाफ में, देखिए मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 43 वर्ष हुआ। 1977 से मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हूँ। 7 बार मैं बिहार विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, 1 बार विधान परिषद का सदस्य रहा हूँ, 4 बार मैं बिहार सरकार में मंत्री रहा हूँ और मेरा पॉलिटिकल कैरियर आप देख लीजिए। बिहार का एक भी व्यक्ति, एक भी राजनेता, एक भी वर्कर, चाहे वो आरजेडी का वर्कर हो, कांग्रेस का वर्कर हो, भाजपा हो, जदयू हो और जितना भी दल है, आप किसी से हमारे कैरेक्टर के बारे में, हमारे स्वभाव के बारे में पूछ लीजिए, किसी ने नहीं कहेगा कि मैं दल विरोधी काम करता हूँ। नीतीश जी की तो तारीफ आप समय समय पे करते हैं, जिसको चिराग, मैं आज तक, जो चिराग को भाते नहीं। मेरा आज तक इतिहास है, मैं किसी का विरोध करता ही नहीं। नीतीश जी कैसे नेता? अच्छे नेता हैं। मैं पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, अच्छे नेता हैं। एक सवाल ये है, क्या ये माना जाए कि अब क्योंकि मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट रिसफल होने जा रहा है और चिराग को लेकर जेडीयू का ऑब्जेक्शन था कि उनको मंत्री नहीं बनाया जाए और इसीलिए आप संसदीय दल के नेता भी बनाए गए हैं पार्टी की तरफ से कि पार्टी का एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में हो जाए, तो ये माना जाए कि अब जब कैबिनेट विस्तार होगा जल्दी जो होने वाला है उसमें आप कैबिनेट मंत्री होंगे, क्योंकि पासवान जी के देहांत के बाद एलजेपी के जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें एक सीट वैकेंट है कैबिनेट की, वो आपको दी जाएगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इसी में किसी के हस्तक्षेप का कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, किस दल से बनाएंगे, किस व्यक्ति को बनाएंगे, किसको मंत्रिमंडल से हटाएंगे, ये उनका विशेषाधिकार है। और कुछ ऐसा हम लोग देख रहे हैं 2014 से लेकर आज तक कि अखबार मीडिया में जो बात छपता है कि अमुक आदमी मंत्री बन रहा है, उसका नाम नहीं आता, तीसरे का नाम आ जाता है, चौथे का नाम आ जाता है। इसलिए ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही जानेंगे, दूसरा किसी को पता नहीं। बस एक अंतिम सवाल है, पासवान जी के लिए आपने कहा कि आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग, जब परिवार की लड़ाई सड़क पर आ गई आपको सच में दुख तो होगा कि क्योंकि आप रामचंद्र जी, रामविलास जी, मैंने कई बार देखा है कि आप लोग अगर पासवान जी कोई फैसला ले लेते थे आप उसमें बोलते भी नहीं थे, अब लड़ाई जो है वो सड़क पर आ गई है। चिराग पासवान कल जिस तरीके से रहे, मतलब कह सकते हैं कि परिवार की लड़ाई इस तरीके से सड़क पर आना और फिर आपस में चिट्ठियां लिखने पड़ जाएं तो कहीं ना कहीं परिवार में बहुत दूरियां बढ़ गई हैं। देखिए ये अच्छी बात तो नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं कि परिवार की लड़ाई बाहर नहीं आना चाहिए, फिर भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि भविष्य में मैं बड़े भाई से, देखिए जब बड़े भाई साहब का देहांत हुआ था तो मैं उसी क्षण मेरा 2 डिमांड था, वो डिमांड आज भी, उस पर मैं आज भी कायम हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा। मैं शुरू में ही मैं कहा था कि पासवान जी देश में गरीब शोषित दलितों की लड़ाई लड़े और सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे। पासवान जी सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे, देश और विदेश में काफ़ी उनके प्रशंसक लोग थे, इसलिए उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। और इसी के तहत मैंने कहा था, आपको याद होगा 16 अक्टूबर को कि जब प्रेस वाला ने हमसे पूछा था कि क्या ये चिट्ठी आप मुख्यमंत्री जी को लिखिएगा, तो मैंने कहा था मैं ज़रूर मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखूँगा, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट अनुशंसा करके भेजता है। तो मैंने कहा था कि मैं ज़रूर चिट्ठी लिखूँगा और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके मिल के भी आग्रह करूँगा कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि के लिए आप कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके दीजिए। उसको इन लोगों ने गलत ढंग से हमको कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी का बड़ाई किया हूँ। खर्जो हो तो आज भी मेरा डिमांड है कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और 12 जनपद को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए और बिहार में जो अभी सरकारी आवास है मेरा, जो अभी पार्टी कार्यालय है, वो लगभग 31 वर्ष से 90 में जब हम मंत्री थे, राज्य मंत्री फॉरेस्ट बने, उस समय से लेके आज तक वो कार्यालय उस समय मेरे नाम से आवंटित था।
आज पार्टी कार्यालय के नाम से आवंटित है। तो मैं निश्चित रूप से जब इधर से फ्री होऊंगा तो मैं जाके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से मिलूंगा और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से सरकारी खर्चा से स्वर्गीय पासवान जी का बड़ा एक स्टेचू बनावें और इस भवन को 1 नंबर जो खुला रोड है आप उसको पासवान जी के नाम से राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। ये थे एलजेपी के संसदीय दल के नेता पशुपति पारस, जिनका ये कहना है कि पार्टी के अंदर जो फैसला लिया गया है वो सहमति से लिया गया है और पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत एक नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।